को बस ये कर लेते हैं। Recording in progress. तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने सोडा एसिड एक्सटिंक्शर कंप्लीट कर लिए थे हम लोग। तो अभी जो है, अच्छा ये भी हम बता दिए, नहीं बता दिए, इसको भी हम कर लेते हैं। ये वाला चीज कवर कर देते हैं। ये अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। याद नाम रख लीजिएगा, सोडा मतलब इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, एसिड इसलिए क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, इसलिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। क्या रहता है इसमें, हमेशा देखिएगा, सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये याद रह जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि जो हमारा जो सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ क्लास ए फायर के लिए कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्लास ए फायर के लिए कर सकते हैं। इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर क्लास बी फायर। क्लास बी फायर के लिए जो है मतलब इस्तेमाल नहीं करते हैं इसको। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इट इज प्रोहिबिटेड बाय माइनिंग रेगुलेशन फॉर क्वेंचिंग क्लास ई फायर। मतलब बिजली वाला फायर को तो एकदम जला ही नहीं सकते हैं, तो लिखा ही हुआ है माइनिंग रेगुलेशन में। साथ ही साथ आप क्लास बी यानी लिक्विड फायर को भी इससे नहीं बुझा सकते हैं। यानी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ क्लास ए फायर यानी सॉलिड फायर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बाकी चीजें लिखी हुई है लेकिन लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे आते हैं वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर। ठीक है, वाटर CO2, वाटर इसलिए क्योंकि इसमें क्या रहेगा, पानी रहेगा। इसमें क्या रहेगा, वाटर रहेगा, पानी रहेगा, और साथ ही साथ इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा CO2। तो पानी के साथ अगर मेरा CO2 गैस है तो उसको बोलेंगे वाटर CO2। मतलब CO2 भी है प्लस पानी भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर। इसमें पानी रहता है। It consists of steel cylindrical coated inside with copper and containing water and a charge of high pressure CO2 in a separate small sealed container of copper placed within a main cylinder। इसमें बोला गया है कि कंटेनर होता है स्टील का, जिसमें अंदर का जो भाग होता है, अंदर का जो परत होता है, उसको तांबे से हम लोग कोट करते हैं। ठीक है, एक लेयर लगा हुआ रहता है कॉपर का, और उस सिलेंडर में हम लोग को क्या रहता है, पानी भरा रहता है। इस सिलेंडर में क्या रहेगा, जो मेरा एक तरह से देखिए यहाँ पे सिलेंडर है, वाटर CO2 कहाँ गया, कहाँ गया वाटर CO2, इसमें नहीं दिया हुआ शायद वाटर CO2। ABC बॉटम लेफ्ट, अच्छा ये वाटर CO2 तो है। ये देखिए इसमें क्या है कि ये वाला जो वाटर CO2 है ना, इसमें पानी भरा रहता है। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, और इसमें क्या रहता है कि एक स्पेशल बॉटल रहता है, एक कार्ट्रिज रहता है, जिसमें कंप्रेस्ड क्या रहता है, इसमें रहता है कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या रहेगा, CO2 रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे हो गया ये वाटर, और ये हो गया CO2, इसलिए इसका नाम क्या है, वाटर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। तो इसमें जस्ट बताया गया है कि इसमें एक सिलेंडर होता है, और सिलेंडर में क्या रहता है, पानी रहता है, कंटेनिंग वाटर, पानी रहेगा। और क्या रहेगा, अ चार्ज ऑफ हाई प्रेशर CO2 इन अ सेपरेट स्मॉल सील्ड कंटेनर ऑफ कॉपर प्लेस्ड विद इन द मेन सिलेंडर। यानी जो मेन सिलेंडर है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसी मेन सिलेंडर के अंदर एक छोटे से कंटेनर में, जो कि सील्ड हो, अत्यधिक दबाव के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बंद रहता है। और ये जो कंटेनर रहता है ना, छोटा वाला कंटेनर, ये वाला कंटेनर, ये कॉपर का बना होता है। ये जो कंटेनर किस चीज का बना होगा, ये कॉपर का भी बना होगा। हालांकि इसका जो अंदरूनी भाग है ये भी कॉपर कोटेड ही होता है, और ये स्टील अपना सिलेंडर है, लेकिन अंदर का भाग जो है कॉपर से इसका परत जो है पूरा लेप लगाया हुआ रहता है, कोटिंग किया हुआ रहता है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो एक कार्ट्रिज रहता है जिसमें CO2 कंप्रेस्ड वे में रहती है, वो भी जो अपना बोल सकते हैं कंटेनर जो रहेगा वो कॉपर का ही रहता है। वैसे स्टील कॉपर ये सब याद करने वाला चीज नहीं है, नहीं भी याद कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें बताया गया है कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। मेन चीज है कि ये वाला चीज, दिस पंचर CO2 द कंटेनर, जैसे इसको पता ही देते हैं अच्छे से, वैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बोला गया है कि स्प्रिंग लोडेड पंचर what routing outside the main cylinder is provided at the top of the small suit container। बोला गया एक प्लंजर मिलता है हम लोग को, एक स्प्रिंग लोडेड प्लंजर। ये देखिए स्प्रिंग लोडेड प्लंजर यहाँ पे है,
ये देखिए यहाँ पे ये स्प्रिंग लोडेड प्लंजर है, ये देखिए ये वाला। इसका थोड़ा हम साइज छोटा कर देते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये प्लंजर है, ठीक है, ये प्लंजर है। अब क्या करते हैं कि इस प्लंजर को, ठीक है, टू ऑपरेट स्ट्राइक द प्लंजर अगेंस्ट द हार्ड सरफेस। प्लंजर मतलब इस फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस एक्सटिंग्विशर को किसी मजबूत सतह से आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा, ताकि जो प्लंजर जो है, जो मेरा ऊपर का जो भाग है ना, किसी मजबूत जो सरफेस उसे टकराए और वो टूट जाए। इससे क्या होगा, प्लंजर अगर किसी हार्ड सरफेस से टकराएगा तो क्या होगा, दिस पंचर्स द CO2 कंटेनर, ठीक है, दिस पंचर्स द CO2 कंटेनर। अब क्या कर रहे हैं, किसी हार्ड सरफेस में, कोई हार्ड सरफेस है, सपोज ये हार्ड सरफेस है, इस पे आप इसको मार रहे हैं। और कैसे मार रहे हैं, प्लंजर में ही मार रहे हैं। प्लंजर में मारने से क्या होगा, ये अंदर घुसेगा और ये जो कंटेनर है ना CO2 कार्ट्रिज वाला, ये फोड़ डालेगा, इसको तोड़ डालेगा, ठीक है। अब तोड़ने से क्या होगा, अब अगर मेरा अंदर वाला जिसमें CO2 कंप्रेस्ड वे में बंद था, वो अगर सिलेंडर मेरा टूट गया तो क्या होगा, बहुत अत्यधिक दबाव के साथ उसमें कंप्रेस था, तो क्या होगा, बहुत अधिक दबाव के साथ जो है पानी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पानी तो अंदर भरा होता है, साथ ही साथ गैस भी आएगा, ठीक है, तो नियरली 12 मीटर दूर तक। तो 12 मीटर दूर तक इतना प्रेशर के साथ जो है पानी और CO2 आ जाएगा, जब आप इस सिलेंडर को, ठीक है, किसी हार्ड सरफेस में, ठीक है, ऐसे स्ट्राइक करते हैं, ऐसे मारते हैं जिससे वो प्लंजर पर लगे, और इस प्लंजर क्या करेगा, वो CO2 कार्ट्रिज को तोड़ देगा, जिससे गैस तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में सिलेंडर में जो जो भी पानी था वो भी बहुत अधिक दबाव के साथ निकलेगा, लगभग 12 मीटर तक ये जाके मतलब स्ट्राइक कर सकता है। इट इज इफेक्टिव फॉर क्लास ए फायर, इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज इफेक्टिव फॉर क्लास ए फायर, यानी सॉलिड फायर के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट रिकमेंडेड फॉर क्लास बी फायर, क्लास बी फायर के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एंड टोटली प्रोहिबिटेड फॉर क्लास सी फायर, यानी जो गैस वाले फायर होते हैं, क्लास सी फायर का मतलब क्या हुआ, गैस फायर, तो उसमें भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। The small copper cylinder containing CO2 under pressure forms the refill, and during use, especially in underground mines, the extinguisher can be recharged with water and the refill. बोला गया है कि इस, क्योंकि ये सिलेंडर में बेसिकली क्या था, एक सिलेंडर था सिंपली एक इस तरह से, इसमें खूब सारा पानी और इसमें एक विशेष प्रकार का कार्ट्रिज था जिसमें CO2 गैस कंप्रेस्ड वे में बंद थी, यही थी। तो बोला गया है कि ये जो मेरा कॉपर का जो सिलेंडर है, कॉपर का जो मतलब कंटेनर है, इसमें कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अब एक बार इसका इस्तेमाल हो जाने के बाद क्या कर सकते हैं, आप इसको रिफिल कर सकते हैं। बस ये जो मेरा कॉपर वाला जो कंटेनर है ना, उसको इसमें डाल लीजिए और अंडरग्राउंड में पानी तो मिल ही जाएगा, पानी भर लीजिए और ये अपना जो है, जो अपना कार्ट्रिज है CO2 को, उसको डाल दीजिए, रिफिल कर लीजिए। तो इसमें ये बताया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। हम नेक्स्ट आते हैं फोम एक्सटिंग्विशर। फोम का मतलब ही होता है क्या, झाग, मतलब ऐसा एक्सटिंग्विशर है जिससे क्या निकलेगा, एक तरह का झाग निकलेगा, ठीक है, एक तरह का झाग निकलेगा। तो बोला गया है कि इन दिस एक्सटिंग्विशर द फोम प्रोड्यूस ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन फॉर्म्स अ ब्लैंकेट ऑन द फ्लेम एंड स्मूथर्स द फायर बाय स्टॉपिंग एक्सेस ऑफ द एयर। बोला गया है कि इस तरह के अग्निशामक यंत्र में एक झाग निकलता है इसके प्रयोग के दौरान, और वो झाग क्या करता है, कोई जलता हुआ लौ के ऊपर एक ब्लैंकेट के रूप में काम करता है, मतलब उसके लौ को ढक देता है और आग को बुझा देता है। कैसे बुझाता है, जब ढकेगा लौ को तो क्या होगा, उस लौ को हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यानी एक्सेस ऑफ एयर जो है मेरा स्टॉप हो जाएगा। तो इस कारण से इस तरह से जो है फोम एक्सटिंग्विशर अपना कार्य कर लेता है। मान के चलिए जलता हुआ फ्लेम है, इसमें आप झाग वाला डाल दिए क्या, फोम एक्सटिंग्विशर, तो ये क्या करेगा, ये एक ब्लैंकेट की तरह इसके ऊपर आके बैठ जाएगा, जिससे क्या होगा, हवा का सप्लाई इस फ्लेम को नहीं मिलेगा। और आपको पता ही है कि कोई भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, अगर हवा नहीं मिलेगी तो वो आग
नहीं जलेगा, यानी बुझ जाएगा, तो ऐसे ही बुझ जाता है। उसके बाद बोला गया कि फोम टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रख सकते हैं कि फोम टाइप इज नॉट परमिटेड फॉर डीलिंग विथ क्लासीफायर। क्लासी का मतलब टाइप कीजिए क्या होता है, क्लासीफायर का मतलब क्या होता है, जल्दी से टाइप करके बताइए। क्लासीफायर का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए जी। गैस वाला फायर है कि नहीं, गैस वाला फायर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासीफायर। तो ये क्लासीफायर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एज द फॉर्म इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज वेल सुटेड फॉर क्लास ए एंड क्लास बी। अब यहाँ पे है टाइपिंग मिस्टेक, ये क्लास सी फायर की जगह यहाँ पे होगा क्लास ई फायर। ठीक है, ये जो है ना, ये वर्ड, ये क्लास सी की जगह ये होगा क्लास ई, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, झाग वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्लास सी यानी बिजली वाला फायर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि द फोम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो झाग होता है ना, ये बिजली का सुचालक होता है, इसीलिए बिजली वाले आग में इसका इस्तेमाल जो है वो वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। बट इट इज वेल सुटेड फॉर क्लास ए एंड क्लास बी फायर, यानी आप इसको क्लास ए और क्लास बी फायर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड फायर के लिए आप इसको आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। बट क्लास ई फायर के लिए नहीं ये काम करेगा, क्योंकि इसमें आपको रिस्क हो जाएगा शॉक का। अब इसमें यह भी बोला गया है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ फोम फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी झाग वाले जितने भी अग्निशामक यंत्र होते हैं उनके दो प्रकार हैं। पहला केमिकल फोम एक्सटिंग्विशर और दूसरा एयर फोम एक्सटिंग्विशर। केमिकल एंड, ये इसके बारे में ज्यादा डिटेल पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, बस इतना जान लीजिए आपका काफी हो गया। इतना सारा चीज जो है पढ़ने का आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक केमिकल है और एक क्या है, एक एयर वाला है। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं, बहुत सारा डेटा इसमें हो जाएगा, एग्जाम में भी नहीं आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं CO2 एक्सटिंग्विशर। बहुत अच्छा एक्सटिंग्विशर माना जाता है वो है CO2 एक्सटिंग्विशर। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, CO2 एक्सटिंग्विशर अलग है, वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर अलग है। CO2 एक्सटिंग्विशर में सिर्फ गैस है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, गैस है, CO2 का गैस ही है। लेकिन CO2 वाटर में क्या है, CO2 और वाटर पानी है उसमें, लेकिन CO2 एक्सटिंग्विशर में क्या है, कुछ भी पानी नहीं है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, इसमें एक सिलेंडर होता है 1 से 5 किलो का होता है, जिसमें CO2 गैस जो है लिक्विफाइड फॉर्म में रहता है अंडर अ हाई प्रेशर ऑफ 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी CO2 जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है अंडर हाई प्रेशर ऑफ 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, CO2 जो रहता है इस सिलेंडर के अंदर रहता है, which can be released during use by operation of a wheel valve mounted on its top, as in the case of the familiar Indian gas cylinder which is used for domestic cooking। देखिए यहाँ पे फोम दिया हुआ है, फोम के अलावा CO2 दिया हुआ है क्या, हाँ ये CO2 है सर, कार्बन डाइऑक्साइड टॉप राइट। ये देखिए ये है CO2 गैस टाइप का। इसमें क्या होता है ना, इसमें व्हील टाइप वाल्व होता है। देखिए ये जो वाल्व है ना, ये व्हील टाइप है। व्हील का मतलब जानते हैं, व्हील का मतलब जैसे कि गैस देखे होंगे पहले, मतलब जो ज्यादातर जो बाहर रहे होंगे अकेले, जो खाना बनाते होंगे, जैसे कि कॉलेज वॉलेज में बाहर हॉस्टल में रहते होंगे, देखते होंगे कि एक ऐसा गैस लेते हैं आप लोग, कुछ इस तरह से रहता है, इसके ऊपर इस तरह से प्लेट रहता है और इसमें इस तरह से एक व्हील होता है, वो वाल्व होता है। उस व्हील को घुमाने से कि वाल्व ओपन हो जाता है तो गैस सप्लाई स्टार्ट हो जाता है, और उसको दूसरा डायरेक्शन में घुमाइएगा तो उसका वाल्व जो है क्लोज हो जाएगा, जिससे गैस आना बंद हो जाएगा। तो इसी टाइप का वाल्व CO2 एक्सटिंग्विशर में होता है। आप देख सकते हैं ये व्हील टाइप का वाल्व है, ये लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे क्या रहता है कि व्हील वाल्व माउंटेड ऑन इट्स टॉप, इसके ऊपर एक व्हील वाल्व रहता है।
ठीक है, जिसको आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग गैस इस्तेमाल करते थे डोमेस्टिक कुकिंग के लिए, तो उसी तरह का यहाँ पे वाल्व है। दिस इज बाय फार द सिंपलेस्ट पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर एंड हैज द एडवांटेज दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर फायर ऑफ एनी क्लास इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फायर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस इज बाई फार अभी तक सबसे सिंपल पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, सबसे सिंपल मतलब सबसे आसान, ठीक है, एक जैसे दूसरे का लेके जाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसका एडवांटेज है ये कि वो किसी भी तरह के फायर के लिए, यानी किसी भी क्लास के फायर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फायर, यानी बिजली वाला फायर के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। फायदा और क्या है कि नो रेसिड्यू इज लेफ्ट ऑन द एक्सटिंग्विश मटेरियल। दूसरा फायदा क्या है कि कोई भी रेसिड्यू जो है बुझाने वाला पदार्थ के ऊपर, मतलब बुझने वाला पदार्थ के ऊपर नहीं बचता है। बुझने वाला पदार्थ का मतलब मान से लकड़ी है, अब लकड़ी में आप डाल दे रहे हैं वाटर CO2, तो वाटर CO2 अगर डालिएगा तो क्या होगा, जो भी लकड़ी है उसमें क्या पानी इसमें पड़ जाएगा, वो रेसिड्यू हो गया। फोम का इस्तेमाल किए मान के चलिए लकड़ी वाला आग बुझाने के लिए, तो अब जब आग बुझ जाएगा तो हो सकता है उसमें फोम रहे, तो इसमें किसी भी तरह का रेसिड्यू, कोई भी चीज लेफ्ट नहीं होता है। जो जिस भी पदार्थ पे आप बुझा रहे हैं ना, तो उसमें कोई चीज बचता नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बोला गया है कि द गैस पेनिट्रेट्स टू अदरवाइज इनएक्सेसिबल प्लेसेस। जो गैस है जहां नहीं भी जा सकते, जो ऐसा जगह जो अगम्य है जहां नहीं जा सकते हैं, वहां भी इस गैस को भेजकर आग बुझाया जा सकता है। द CO2 हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ quenching द फायर एंड द गैस लीविंग द extinguisher इज एट वेरी लो टेम्परेचर सो दैट इट exert अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बर्निंग मटेरियल। इंपॉर्टेंट लाइन है कि CO2, जैसा कि आपको पता ही है कि CO2 का एक खास गुण है क्या, कि किसी चीज को बुझने नहीं, किसी चीज को जलने नहीं देता है, मतलब बुझा देता है। इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये जलती हुई चीजों को बुझा देता है। तो जो भी गैस इस वाटर CO2 से निकल रहा होगा, सॉरी वाटर CO2 नहीं, सिर्फ CO2 है, जो भी गैस सपोज यहाँ से गैस निकल रहा होगा, जो भी गैस इस तरह से निकल रहा होगा ना, CO2 टाइप फायर से, तो वो बहुत ही कम तापमान में ये निकलता है, एकदम लो टेम्परेचर पे यहाँ पे CO2 निकलता है। जिससे एक फायदा तो क्या होता है, एक तो CO2 खुद ही एक बुझाने वाला एक तरह का गैस है, प्लस चूंकि अब बहुत ही मतलब जब गैस बाहर निकल रहा है तो काफी कम टेम्परेचर पे निकल रहा है, तो इससे फायदा क्या होगा कि एक तरह का कूलिंग इफेक्ट भी जो चीज जल रहा है उस पर भी प्रोवाइड करेगा। मतलब जो चीज मान के चलिए लकड़ी जल रहा था, तो लकड़ी जल रहा था, अब जब CO2 निकला, तो CO2 जब निकलता है ना एक्सटिंग्विशर से, तो उसका तापमान बहुत ही कम रहता है, तो तापमान कम होने के कारण क्या होगा, जो जलने वाला जो पदार्थ है उसका भी तापमान कम हो जाएगा, उसका भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, आग जो है कंट्रोल हो जाएगा। और प्लस ये एक ऐसा गैस है जो बुझाता तो है ही है, तो वो तो उसका प्रॉपर्टी काम कर ही रहा है। ठीक है, बोला गया है कि ऑल CO2 gas type extinguishers are provided with a funnel shaped discharge horns, and the CO2 leaves the extinguisher in the form of a dense but very cold white cloud। क्या इसमें बोला गया है, जितने भी CO2 गैस वाले प्रकार के अग्निशामक यंत्र होते हैं, उनमें एक फनल शेप, फनल आकार का डिस्चार्ज हॉर्न रहता है। फनल का मतलब कीप, जिसमें पहले इस जमाने में जैसे कि केरोसिन ऑयल लेते थे, तो इस तरह का एक तरह का फनल शेप रहता है। फनल शेप का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरह से शेप, देखिए ये इस तरह से, ये हम देख रहे हैं ना, ये डिस्चार्ज हॉर्न है। इसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज हॉर्न, लिखा हुआ भी है देख लीजिए, ये डिस्चार्ज हॉर्न है। ये जो डिस्चार्ज हॉर्न है, ठीक है, जो डिस्चार्ज हॉर्न है, एक सेकेंड, ये जो डिस्चार्ज हॉर्न है ना, ये कौन से आकार का है, ये है अपना फनल आकार का। ठीक है, ये है फनल आकार का, ये इसमें बताया गया है। और ये बोला गया है कि इसमें, इससे जब CO2 जाता है ना, तो काफी घना, ठीक है, काफी घना, काफी ठंडा, सफेद CO2 के बादल के रूप में जो यहाँ से CO2 गैस निकलता है, मतलब काफी डेंस गैस CO2 निकलेगा, काफी घना गैस निकलेगा CO2 का, और उसका एक सफेद टाइप का क्लाउड जो है
जो है निकलता है। सच एक्सटिंग्विशर कैन नाउ एवर बी यूज्ड वेयर एयर करंट इज नॉट ब्रिस्क। ठीक है, बोला गया है कि सच एक्सटिंग्विशर कैन नाउ एवर है कि हाउ एवर है, इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है कि क्या है। सच एक्सटिंग्विशर कैन नाउ एवर बी यूज्ड वेयर द एयर करंट इज नॉट ब्रिस्क, मतलब ऐसा जो अग्निशामक यंत्र है वो वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जहां पे वेयर द एयर करंट इज नॉट ब्रिस्क। मतलब सच एक्सटिंग्विशर कैन हाउएवर बी यूज्ड, हाउएवर होगा कि नाउएवर होगा, ये एवर बी यूज्ड वेयर द एयर करंट इज नॉट ब्रिस्क, हाउएवर होना चाहिए। बोला गया है कि ऐसा जो एक्सटिंग्विशर है उसका इस्तेमाल वैसी जगह पे करेंगे जहां हवा की गति ज्यादा नहीं है। क्या हवा की गति ज्यादा नहीं, इन अ वेन ventilated underground roadway the CO2 may be carried away by the air current rendering the extinguisher ineffective। क्यों हम बोले कि अगर किसी जगह का हवा का गति बहुत ज्यादा है तो वहां पर इस तरह का एक्सटिंग्विशर यूज करना नहीं चाहिए। क्यों हम बोले, क्यों इसलिए बोले क्योंकि अगर किसी मतलब कोई रास्ता है जिसमें बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन है, बहुत ही ज्यादा स्पीड का हवा आ रहा है, तो वो क्या हवा क्या करेगा, वो CO2 को बहा के अपने साथ ले जाएगा, जिससे CO2 गैस एक्सटिंग्विशर का जो इफेक्टिविटी है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे इस्तेमाल नहीं करते। द रिफिलिंग ऑफ CO2 कैन बी डन ओनली एट द मैन्युफैक्चरर्स फैक्ट्री। अब ये जो रिफिलिंग होगा CO2 का, CO2 गैस रिफिलिंग कीजिएगा ना, इसमें वापस से गैस डालना पड़ेगा तब तो इसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे। तो ये रिफिलिंग कहाँ कहाँ होगा, ये मैन्युफैक्चर के फैक्ट्री में होगा, यानी जिस भी कंपनी का CO2 गैस एक्सचेंजर होगा उसी कंपनी के द्वारा ही CO2 गैस का रिफिलिंग होगा। ड्यूरिंग ऑपरेशन द एक्सटिंग्विशर हैज टू बी हेल्ड अपराइट, one should not enter the premises affected by immediately after the use of CO2 gas extinguisher। मतलब ये बोला गया है कि जब आप इस्तेमाल करें इस तरह के अग्निशामक यंत्र का, तो जो अग्निशामक यंत्र है उसको सीधा रखना है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा कर देना। देखिए जिस तरह पे रखा हुआ है ना, इसी तरह से रखना है। ऐसा नहीं करना है कि इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से टेढ़ा टिल्ट करके इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो सीधा रख के ही हमेशा इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि ऐसा कोई सा भी स्थल जहां पर अभी तुरंत CO2 गैस वाला अग्निशामक यंत्र करके आग बुझाया गया है, वहां पर तुरंत इमीडिएटली किसी भी व्यक्ति को घुसने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहां पे CO2 का प्रतिशत मात्रा ज्यादा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ड्राई पाउडर, ठीक है, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर के ऊपर। ड्राई पाउडर नाम से ही है, सूखा पाउडर, यानी कुछ ना कुछ पाउडर तो होगा इसमें, तभी इसका नाम है ड्राई पाउडर। तो नाम ही से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ एक पाउडर लगा हुआ है, पाउडर है मतलब। एन एक्सटिंग्विशर ऑफ दिस टाइप कैन बी यूज्ड फॉर डीलिंग विद फायर ऑफ एनी टाइप इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फायर। तो जस्ट लाइक CO2 गैस एक्सटिंग्विशर, ये भी एक ऐसा अग्निशामक यंत्र है जो किसी भी क्लास ऑफ फायर को डील करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इंक्लूडिंग बिजली वाला फायर। मतलब ये सभी क्लासेस ऑफ फायर के लिए सूटेबल है ड्राई पाउडर टाइप का एक्सटिंग्विशर। यानी चाहे आप क्लास A का बारे में बात कर लीजिए, चाहे B का, चाहे C का, चाहे D का, चाहे E का, सभी क्लास ऑफ फायर के लिए सूटेबल है। इसके बाद नेक्स्ट है, इट कंटेन्स अ फायर क्वेंचिंग पाउडर and a container of high pressure CO2 both placed inside a cylinder। बोला गया कि इट कंटेन्स अ फायर क्वेंचिंग पाउडर, एक विशेष प्रकार का आग बुझाने वाला एक पाउडर इसमें रहता है, और इसमें कंटेनर भी रहता है जिसमें बहुत ही अत्यधिक दबाव के साथ CO2, ठीक है, CO2 जो है सिलेंडर में बंद रहती है। इसका पिक्चर है क्या, देखते हैं एक सेकंड। ये बॉटम राइट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, ये टॉप हो गया, ठीक है, ये टॉप ऑफ से बॉटम लेफ्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, बॉटम राइट हो गया ये, नहीं ये तो फोम टाइप है।
ठीक है, ड्राई पाउडर का इसमें पिक्चर नहीं दिया हुआ है। तो बोला गया है कि इट कंटेन्स अ फायर क्वेंचिंग, यानी एक तरह का विशेष प्रकार का यहाँ पे पाउडर रहता है। CO2 भी बहुत अधिक प्रेशर के साथ इसमें रहता है। अब जो सूखा पाउडर है, एक विशेष पाउडर के बारे में हम लोग बात किए, वो पाउडर किस चीज का मिश्रण होता है? वो पाउडर इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है। ये एक मिश्रण होता है कई सारे केमिकल का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मोनो अमोनियम फोस्फेट मेन इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, इसमें कई सारे केमिकल्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोनो अमोनियम फोस्फेट ही रहता है, कई सारे केमिकल्स का ये मिश्रण होता है। और इस मिश्रण में जो मेन सामग्री या मेन जो इंग्रेडिएंट होगा वो मोनो अमोनियम फोस्फेट होता है। जो अदर केमिकल्स हैं वो हो सकते हैं एंटीसेटिंग्स, यानी एंटीसेटिक एजेंट वगैरह, वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी वाला, यानी जो वाटर रेजिस्टेंट जो कर रहे हैं, तो उस तरह के जो केमिकल्स डाले जा सकते हैं। पर जो मेन केमिकल यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो मोनो अमोनियम फॉस्फेट, याद कर लीजिए, नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोनो अमोनियम और फोस्फेट, मैप। ठीक है, ड्राई पाउडर टाइप में क्या है, मैप है। ड्राई पाउडर टाइप में कौन सा केमिकल इस्तेमाल होगा, मैप। मैप से मोनो अमोनियम, ठीक है, फॉस्फेट। अब आते हैं, द पाउडर हैज वेरी लिटिल कूलिंग इफेक्ट ऑन द फायर बट इट फॉर्म्स अ एडहेरिंग ग्लासी क्रस्ट ऑफ मेटामॉर्फिक एसिड over the combustible materials and retards further combustion। इस पाउडर में ठंडा प्रभाव काफी कम होता है, जैसे कि आप देख रहे थे CO2 गैस में, उसमें कूलिंग इफेक्ट भी था CO2 का, क्योंकि जब CO2 उस एक्सटिंग्विशर से बाहर निकल रहा था तो बहुत कम तापमान से बाहर निकल रहा था, जिससे उसमें कूलिंग इफेक्ट भी था। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ज्यादा कूलिंग इफेक्ट नहीं होता है। बट इसमें क्या इसमें रहता है कि ये जब केमिकल किसी फायर पे जाता है, एक तरह का एडहेरिंग ग्लासी क्रस्ट ऑफ मेटामॉर्फिक एसिड बना देता है, मतलब एक तरह का लेयर बना देता है क्रस्ट। आग के ऊपर जो भी चीज जल रहा है उसके ऊपर अगर आप डालते हैं ना, एक तरह का लेयर बनाता है, क्रस्ट बना देता है, जिससे आगे आग का जो बुझना होता है वो बंद हो जाता है, और जो आग बुझ रहा होता है वो भी बंद हो जाता है। द फायर क्वेंचिंग पाउडर गोज बाय ट्रेड नेम फायरेक्स नू गैस। ठीक है, जो क्वेंचिंग पाउडर गोज बाय ट्रेड बोला गया था, फायर क्वेंचिंग पाउडर गोज बाय ट्रेड नेम फायरेक्स, फायरेक्स नू गैस। बोला गया कि जो मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, इसको यहाँ पे एक्सटिंग्विशर में जो मतलब जो इंडस्ट्रियल पर्पस में इसका जो नाम है, ट्रेड नेम है, वो फायरेक्स नू गैस है। फायरेक्स नू गैस का मतलब ही यहाँ पे होगा मोनो अमोनियम फॉस्फेट प्लस बहुत सारे केमिकल्स का मिश्रण। जो जो फायर क्वेंचिंग पाउडर होता है उसको उसके बारे में बोला गया है। द पाउडर इज वाटर रिपेलेंट, नॉन corrosive, नॉन टॉक्सिक, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड विल नॉट deteriorate nor or cake when stored। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। इसमें बोला गया कि जो पाउडर है फायर क्वेंचिंग पाउडर, इसका प्रॉपर्टी ये है कि वाटर रिपेलेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब ये पानी के संपर्क में आने से खराब नहीं होता है। नॉन कोरेसिव, मतलब इसमें जंग नहीं लग सकता है, किसी कारण से जंग नहीं लगा पाएगा। जहरीला भी नहीं है, बिजली का सुचालक भी नहीं है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एंड विल नॉट डिटोरिएट, और खराब भी नहीं होगा जब इसको रखा जाएगा, ये जमेगा भी नहीं जब इसको रखने पे। अगर इसको रखते हैं तो रखने के दौरान ये खराब भी नहीं होगा, ना ही ये जमेगा। इट इज फ्री फ्लोइंग एट ऑल टेम्परेचर, कितना भी तापमान हो, जो पाउडर है ना वो आराम से बहेगा, मतलब बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं कि पाउडर है पानी के संपर्क में आने से खराब हो जा रहा है, ठीक है, या फिर जम जा रहा है, जैसा सीमेंट जम जाता है बरसात के दिनों में। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा केमिकल्स का मिश्रण रहता है जो वाटर को रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ ये नॉन टॉक्सिक गैस भी रिलीज, मतलब कोई भी यहाँ जहरीला कोई पदार्थ जो है वो रिलीज करता नहीं है। द एक्सटिंग्विशर कैन बी रिचार्ज ऑन द स्पॉट बाय द यूजर विद सुटेबल रिफिल्स। ये जो रिफिलिंग है ना, ये रिफिलिंग मैन्युफैक्चर के द्वारा द्वारा किए जाना जरूरी नहीं है, ये रिफिलिंग आप भी कर सकते हैं, मतलब जो यूजर है एक्सटिंग्विशर का वो भी कर सकता है। बस इसका कंपनी से रिफिल लेके आइए और ऑन द स्पॉट इसको रिचार्ज कर लीजिए। रिचार्ज करने के बाद इसको आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब मॉडल्स एग्जांपल मिनीमैक्स मेक द CO2 gas cartridge specially designed for withdrawal and inspection। Dry chemical fractions are available in capacity of 1 to 12 kg of dry powder
The trolley mounted units are available in 25 and 70 kg कैपेसिटी मॉडल। एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट है नहीं, बस बताया गया है कि 1 से लेके 12 kg ऑफ ड्राई पाउडर के वेरिएंट में उपलब्ध है। ट्रॉली वाला जो है 25 से 70 किलो के वेरिएंट में उपलब्ध है। To put the extinguisher in operation, strike the knob or plunger rod against the hard surface. This releases the high pressure CO2 into the chamber containing dry chemical, which is sought out by the cylinder under the gas pressure. The powder is discharged in the fan-shaped cloud, and it settles on the surface of the burning material or liquid and stop the access of oxygen into it. The squeeze grip valve at the upper end of a hose pipe enables the operator to control and discharge the flow of powder, and in some smaller models, pressure may be released without further discharge of powder by inverting the extinguisher. For quenching, the fire extinguisher has to be held erect and not upside down. बस इसमें बताया गया यूज के बारे में। बस यही जानना है कि जो पाउडर है, ठीक है, वो मतलब इसमें है क्या। बेसिकली आपको डायग्राम में भी आपको समझना है। बेसिकली क्या है, इसमें CO2 गैस है, CO2 का गैस है प्लस मैप भी है। तो जब इसका प्लंजर होता है, जब प्लंजर जो है ना आप तोड़ देते हैं किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करके सिग्नेचर का, गैस काफी ज्यादा दबाव में अंदर बंद है, तो क्या करेगा, जो मैप है यानी जो मोनोअमोनियम डाइफॉस्फेट है उसको भी अपने साथ बाहर उड़ा के लेके जाएगी, और जो भी जल रहा पदार्थ है उसके ऊपर वो ज्यादा जो है ढक जाएगा, जिससे क्या ऑक्सीजन सप्लाई कट हो गया, आपका आग बुझ जाएगा। यही चीज बताया गया है। स्क्वीज ग्रिप भी बोला गया है कि स्क्वीज ग्रिप इसमें रहता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द हॉस पाइप के एंड में स्क्वीज ग्रिप भी होता है, जिससे ऑपरेटर जो है पाउडर का डिस्चार्ज को कंट्रोल कर सकता है। मतलब एक तरह का रेगुलेटर बोल दीजिए। जैसे रेगुलेटर क्या करते हैं, गैस में रेगुलेट करते हैं, कम बेसी गैस को बढ़ाना कैसे करते हैं, उसी तरह स्क्वीज ग्रिप क्या करेगा, जो इस अग्निशामक यंत्र में कितना हमको डिस्चार्ज करवाना है पाउडर मोनोअमोनियम फॉस्फेट, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग स्क्वीज ग्रिप। ये हो गया क्लियर। आगे आते हैं, एक और है CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये वही गैस है जिससे हमारा जो ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसका डिप्लेशन भी होता है। अभी सुने होंगे ना, ओजोन ओजोन में क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन वर्ड सुने होंगे। ओजोन डिप्लेशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह गैसों के इमिशन से ही होता है। O3 जिसको बोलते हैं, O3 हमको यानी जो ओजन है वो क्या किस कैसे, ये कभी कभी पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि ये जनरल स्टडीज में आता है, जीके में आता है। अब एनसीएल का एग्जाम में भी बैठिएगा, एमसीएल का एग्जाम में बैठिएगा, है ना, जहाँ पे जीके जीएस वगैरह रहता है, तो उसमें आ जाता है अपना साइंस में कि ओजोन किस क्या काम है, ओजोन का मेन काम क्या है। तो ओजोन का मेन काम क्या है कि सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रे आता है, यूवी रेज जो आता है, उससे हमको बचाता है। तो क्या हो रहा है, इस लेयर में हो गया है छेद। छेद किस लिए हो गया, क्योंकि हम लोग अत्यधिक कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है ना, सपोज इस हमारा पृथ्वी है सपोज, तो इसी के समझ लीजिए एक लेयर है, कौन सा गैस का, O3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन गैस। ठीक है, इसको बोलेंगे O3, ओजोन गैस। अब यहाँ पे बोला गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि यहाँ पे छेद हो जा रहा है जी। एक सेकेंड सेकेंड इसमें क्या हो गया ना, छेद हो जा रहा है। पहले क्या होता था कि सूर्य की किरणें आती थी और इसे टकरा कर इसमें यूवी रेज जो है, यूवी रेज स्पेशली, बाकी लेयर तो अंदर आ जाएगा, स्पेशली जो यूवी रेज था वो टकरा के चला जाता था। लेकिन अब इसमें हो गया छेद। छेद से क्या हो रहा है, सीधा यूवी रेज जो है हमारे अर्थ के सरफेस में, पृथ्वी के सरफेस में आ रहा है, और कई सारी बीमारियां, स्किन कैंसर, कैटरैक्ट वगैरह कई सारी बीमारियां हैं जो यूवी रेज के कारण होता है। ठीक है, तो O3 का पूछ सकता है कि ओजोन का जो है, ओजोन डिप्लीशन का मेन कारण क्या है, तो ओजोन डिप्लीशन का मेन कारण जो होता है वो CCl4 है। कार्बन टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है चार, कार्बन चार ठो क्लोराइड यानी CCl4। ये समझ लीजिए कि ओजोन डिप्लेशन में सबसे मुख्य सहायक के तौर पर ये काम करता है। ओजोन डिप्लेट करने का जो मुख्य जिम्मेवार है वो CCl4 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, फ्रीऑन वगैरह, ये सब जो गैस, कई सारे गैस हैं, ऐसा नहीं कि CCl4 ही है, और भी अन्य गैसें भी हैं, वो सब जिम्मेवार हैं ओजोन डिप्लेशन के लिए।
ठीक है, अब आगे आते हैं थोड़ा सा सीटीसी के ऊपर, एक्सटिंग्विशर के ऊपर। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट इट एवापोरेट्स इजिली। बोला गया है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, सामान्य टेम्परेचर पे, सामान्य तापमान पे जो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो मिलता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, बट इट इवापोरेट्स इजिली। लेकिन जैसे ही हल्का सा भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये भाप बन के क्या होता है, उड़ जाता है। इट्स कूलिंग इफेक्ट इज हाई एंड when the liquid comes in the contact with the burning material, the cooling effect quenches the fire। बोला गया है कि इसका जो कूलिंग इफेक्ट है ना, बहुत ही ज्यादा है, मतलब ये गैस काफी ठंडा ही होता है। ठीक है, तो जब कभी भी इस गैस को, ठीक है, हालांकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, जब कभी भी CCl4 जो है, यानी जो लिक्विड फॉर्म में समय रहेगा ना नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये किसी जलता हुआ पदार्थ के संपर्क में आएगा, तो इसका ठंडा करने वाला जो प्रभाव है आग को बुझा देगा। CTC is a non-conductor of electricity and therefore the CTC type extinguisher can be used for electrical fires in generators, substation, transformer rooms, etc. अब चूंकि हमारा जो CCl4 है, सॉरी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ नॉन कंडक्टर, मतलब एक तरह का बिजली का सुचालक है, कुचालक है, सुचालक नहीं, मतलब इंसुलेटर टाइप का बोल सकते हैं आप। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है। तो इसका कारण क्या है कि आप इसको बिजली वाले फायर में भी इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, लाइक जनरेटर में आग लग गया, सब स्टेशन में आग लग गया, ट्रांसफार्मर रूम्स में आग लग गया, तो आप CCl4 वाला एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग को बुझा सकते हैं। बट मेन इसका रिस्क क्या है कि व्हेन दिस मतलब व्हेन CCl4 extinguishers evaporates, it forms fumes which are toxic। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको तो बताएं कि CCl4 आग बुझाने, CCl4 आग किस मेन कारण से बुझाता है, क्योंकि इसका कूलिंग इफेक्ट ज्यादा है। पर ये भी आपको बताए थे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हल्का सा बढ़ता है तो ये उड़ जाता है भाप बन के। बट जब ये भाप बन के उड़ता है ना, उसमें कई सारा धुआं ये बनता है, और ये जो धुआं होता है वो काफी ज्यादा जहरीला होता है। यानी जब कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है भाप बन के उड़ेगा ना, तो जो धुआं, ये भाप जो बनेगा इसका, वो काफी जहरीला होगा। इसीलिए ऐसा हिदायत भी दिया जाता है कि इस तरह का अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किसी भी कन्फाइंड स्पेस में नहीं इस्तेमाल करना, मतलब करना है, और साथ ही साथ किसी अंडरग्राउंड माइंस में भी इस्तेमाल नहीं करना, मतलब चाहे मेटल हो चाहे कोयला माइंस हो, कोई भी भूमिगत खान में CCl का प्रयोग नहीं करना, या फिर कोई कन्फाइंड स्पेस है, यानी कोई पैक रूम है, वेंटिलेशन नहीं है, हवा नहीं ज्यादा आ रहा है, कोई रूम के अंदर का आग लग गया, तो वहां पे आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? आग तो भले ही बुझा देगा, पर वहां जहरीला गैस कई सारा जो है फ्यूम्स निकल जाएगा, कई सारा फ्यूम जो है जहरीला होगा, जिससे आदमी का वहां पे सांस लेने से मृत्यु हो सकता है। इसीलिए कन्फाइंड स्पेस में और अंडरग्राउंड माइंस में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। The CTC fire extinguisher are used on motor cars or automobiles as handy units in 2-liter capacity model. The liquid is discharged by gas kept under pressure inside the cylinder. These extinguishers are being gradually withdrawn from use. Important, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस तरह के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग अब धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। एक रीजन तो हम आपको बताएं, सबसे पहला कि CCl4 एक वन ऑफ द मेन बोल सकते हैं कि एनिमी है ओजोन ओजोन डिप्लेशन का। ओजोन डिप्लेशन का मेन जो कारण यहाँ पे बोल सकते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रीऑन या अन्य गैसें जो है मिला के हैं। तो ये भी एक रीजन है, प्लस दूसरा रीजन ये भी है कि जहां भी इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ये भाप बन के उड़ेगा तो वो जहरीला भाप बनाता है, तो उससे भी आपको खतरा है ना। तो इस कारण से जो है अब धीरे धीरे के इसका इस्तेमाल जो है बंद किया जा रहा है। लिखा हुआ है ना कि दीज आर बीइंग ग्रेजुअली विथड्रॉन फ्रॉम द यूज, मतलब इसका धीरे धीरे अब इस्तेमाल जो है बंद किया जा रहा है। अब आते हैं BCF। एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCF। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म है BCF का क्या? ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। तो बी से आ गया आपको याद ब्रोमो, सी से याद आ गया क्लोरो, लेकिन गड़बड़ क्या होता है पता है? फ्लोरो को सिर्फ फ्लोरो पढ़ता है, डाई फ्लोरो बोलना है और प्लस मीथेन भी बोलना है।
इसलिए जब भी ना BCF याद कीजिए, अब ऐसा नहीं कि ऐसा बोलना है सबको, अपने में दिमाग में ऐसा याद करना है, उसको याद ऐसे करना है, एक सेकेंड, हाँ, BCFM ऐसा करके याद कीजिए, हालांकि BCF ही है, तो याद करने के लिए बता रहे हैं, ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। हाँ, अक्सर क्या करते हैं, BCF का मैक्सिमम कोई करेंगे क्या, फुल फॉर्म आ गया नीचे लिखा हुआ है, ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन, ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो एक्सटिंग्विशर, इस तरह से तो सॉरी BCF, तो बी से ब्लोरो ब्रोमो, सी से क्लोरो, और एफ से हो सकता है डाई फ्लोरो, मार देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। BCF का मतलब होगा ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो और प्लस मीथेन, ये ठीक है, इतने सारे को मिला के बोलते हैं। एक लिक्विड है, एक तरल है। It is gaining popularity as a fast-mixing medium in place of CTC. BCF is clear, colorless liquid at normal atmospheric pressure with the following properties. बोला गया है कि धीरे धीरे ये जो है एक तरह से लोकप्रियता जो है धीरे धीरे हासिल कर रहा है, क्योंकि ये एक तरह का जो CTC है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसको ये रिप्लेस कर रहा है। जैसे बताएं जस्ट प्रीवियसली कि CTC का प्रयोग धीरे धीरे बंद कर रहा है, तो जैसे CTC का प्रयोग बंद हो रहा है ना, तो इसके जगह पे इसका इस्तेमाल, जो प्रचलन है वो काफी ज्यादा लोकप्रिय होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो BCF होता है वो काफी साफ होता है, आराम से इसको देख सकते, मतलब क्लियर होता है, ऐसा नहीं गैस जो है काफी गंदा, मतलब डार्क वगैरह होगा एकदम। ये जो BCF जो रहता है, लिक्विड, सॉरी गैस नहीं है, लिक्विड है, काफी क्लियर रहेगा। कलरलेस लिक्विड है, मतलब रंगहीन लिक्विड होगा न असामान्य तापमान पे। और उसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो लिखा हुआ है, पहला इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, CbRClF2, C से क्लोरो, B से ब्रोमो, Cl का मतलब हो गया ब्रोमो क्लोरो ड्राई फ्लोरो मीथेन है, तो इसका फुल फॉर्म CbRClF2 है। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम इस तरह से लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला ही ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला रट लीजिएगा। ये भी पूछ सकता है, बाकी मॉलिक्यूलर वेट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर वगैरह एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला में भी पूछ सकता है, CbRClF2 से याद कर सकते हैं, बाकी सारा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, मतलब बाकी सारा प्रॉपर्टी का याद करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कुछ और भी इसके गुण हैं। पहला है तो नॉर्मल, अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल गया। अब ये है कि दूसरा इसका प्रॉपर्टी जान लीजिए, ह्यूमन फ्लेश पे इसका इफेक्ट, मतलब क्या है, ये आदमी का स्किन पे, ठीक है, आदमी के स्किन पे क्या इसका प्रभाव होता है। तो BCF डज नॉट प्रेजेंट एनी हजार्ड बाय एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन, मतलब अगर हमारा स्किन, किसी मानव का स्किन, ठीक है, ये गैस को एब्जॉर्ब करता है, इस गैस को अगर सोखता है, तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। दूसरा, हैविंग अ लो बॉइलिंग पॉइंट, द लिक्विड evaporates quickly and gives a chilling sensation if spilled onto the out it skin out it cannot cause low temperature burns as CO2 does। तो बोला गया है कि चूंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सोच रहे हैं पानी गर्म कितना सेंटीग्रेड पे होता है, 100 डिग्री पे, और इसका बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, सिर्फ 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो काफी कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो कम बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण क्या होता है कि जल्दी जो है वो हम बन के उड़ जाता है, क्विकली जो है वो ऑपरेट हो जाता है। और उससे के बाद क्या होता है, एक ठंडा सेंसेशन, एक चिलिंग सेंसेशन, चिलिंग सेंसेशन मतलब क्या होता है, ठंडा सेंसेशन। कभी कभी देखिएगा, वो क्या उसको बोलते हैं, एक एक टॉफी आता था, उसका नाम हम भूल जा रहे हैं, मेंटोस, मेंटोस या कुछ और आता था, उसको खाने के बाद देखिएगा एक चिलिंग सेंसेशन आता था। या फिर वो विक्स वाला भी खाइएगा ना, विक्स का मेंथॉल वगैरह, तो उसको जब खाते हैं या चूसने के बाद देखिएगा उसे ठंडा सा चिलिंग सेंसेशन आता है, उसको बोलते हैं चिलिंग सेंसेशन, ऐसा ठंडा ठंडा प्रभाव। तो ये क्या है कि ये जो मतलब अपना एक्सटिंग्विशर है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है, तो जो लिक्विड है तुरंत भाप बन के उड़ जाएगा, प्लस ये जब उड़ेगा तो काफी ठंडा ठंडा जो है, जिस जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है वो ठंडा ठंडा एक प्रभाव यहाँ पे डालेगा। If spilled onto the skin out, it cannot cause a low temperature burns as CO2 does। अब अगर ज्यादा अगर चिलिंग चिलिंग सेंसेशन हो जाता है तो क्या होता है कि एक होता है कि टेम्परेचर के कारण बर्न हो जाना, जैसे कभी बोलते हैं ना सन बर्न हो गया जी,
ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी में अगर मान के चलिए हमारा जो स्किन है रहता है तो कैसा काला काला हो जाता है। उसी तरह लो टेम्परेचर बर्न भी होता है। हाई टेम्परेचर बर्न तो होता ही है कि ज्यादा तापमान होने पे स्किन जो है वहां पे जला जला टाइप पे दिखेगा। कम टेम्परेचर पे भी हमारा बर्न होता है, उसको बोलेंगे लो टेम्परेचर बर्न। जो CO2 वाला जो रहता है ना एक्सटिंग्विशर, अगर वो अपना स्किन पे आता है तो देखिए वो भी एब्जॉर्ब करेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे क्या हो सकता है, लो टेम्परेचर बर्न हो सकता है। पर इससे, ठीक है, इससे जो है इससे लो टेम्परेचर बर्न्स नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मतलब CO2 जितना वो ठंडा नहीं रहता है। ये ठंडा है, न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करता है, पर इतना ज्यादा ठंडा नहीं कि आपको लो टेम्परेचर बर्न्स हो जाए जैसे कि CO2 करा सकता है। इफेक्ट्स ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कोई धातु और जो अपना नॉन मेटल्स होगा उस पे इसका क्या प्रभाव है, उसको भी जान लेते हैं। BCF is chemically very stable and it shows less tendency to cause corrosion like CTC does। क्या BCF जो है वो रासायनिक रूप से, केमिकली रूप से काफी स्टेबल एक बोल सकते कंपाउंड है, काफी स्थिर कंपाउंड है। इसका टेंडेंसी मतलब कोरोजन करना नहीं है। जैसे कि CTC क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिस भी दांत में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मे भी वहां पे कोरोजन कर दे, कोरोजन जंग लगा दे कोई मेटल्स वगैरह में इस्तेमाल जहाँ पे कीजिएगा ना CCl4, वहाँ जंग लगवा सकता है। पर इसका ऐसा कुछ भी टेंडेंसी नहीं है। इट डज नॉट कॉज कोरोजन, एक कोरोजन जो है वो नहीं कॉज करता है। In the absence of water, BCF can be stored satisfactorily in containers made from the most common metals. In the absence of water, जब अगर पानी नहीं मौजूद हो, पानी के अंदर ही रखते हैं इसको, पानी के अंदर BCF को डाल के रखते हैं, जैसे पानी कंटेनर है उसके अंदर BCF को डाल के रख देते हैं केमिकल, जैसे रख रहे थे CO2 वाला देख रहे थे कार्ट्रिज वगैरह, उसी तरह पानी के अंदर ही डाल के रखते हैं। बट अगर मान के चलिए वाटर नहीं है तो BCF नॉर्मली आप किसी कंटेनर पे भी आप उसको जो मेटल का बना हो उसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं करने वाला है। BCF causes natural rubber to swell, but its effect on nitrated rubber is very small and these can be used satisfactorily for gasket and joint ring। तो BCF जो है वो नेचुरल रबर को हल्का सा सिकुड़ देता है, इसका प्रभाव है कि अगर कोई नेचुरल रबर है ना, प्राकृतिक रबर होता है, उसको ये इस गैस अगर उसके साथ रिएक्शन करेगा तो हल्का सा उसको सिकुड़ा सकता है। बट अगर कोई नाइट्रेटेड रबर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ रबर का बात क्यों आ गया, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, देखिए यहाँ पे कुछ रबर वगैरह का पार्ट्स रहता है, ठीक है, नोजल रबर यहाँ पे रहता ही रहता है। तो ये जो रबड़ है, अगर मेरा नेचुरल रबर बना होगा तो ये क्या करेगा ना, इसको सिकुड़ देगा। ठीक है, तो ये करता है, तो इसके ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप नाइट्रेटेड रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रेट रबर का इस्तेमाल कीजिएगा तो इससे उसका रिएक्शन वगैरह ज्यादा होता नहीं, तो आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। BCF is non-conductor of electricity and can therefore be used to deal with class E fire। BCF is also known as halon। Halon 1211 is used for extinguishing fire। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ सकता है। क्योंकि BCF बिजली का कुचालक है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसीलिए ये क्लास E फायर को भी आराम से ये डील कर सकता है। BCF का दूसरा नाम भी याद कर लीजिए, मे भी पूछ दे, इसका दूसरा नाम है हेलॉन। हेलॉन 1211 आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको। ठीक है, तो जितना भी अब हम लोग एक्सटिंग्विशर्स पढ़े हैं उसको आप समराइज कर लेते हैं। समराइज का मतलब आप संक्षिप्त रूप में उसको याद कर लेते हैं, समरी के फॉर्म। तो अगर हमसे पूछा क्लास ए फायर के लिए सुटेबल एक्सटिंग्विशर कौन है, तो आंसर होगा सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा टाइप में कौन सा सोडा रहता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सोडा एसिड टाइप में सोडा का मतलब और एसिड का मतलब क्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी से टाइप करके बताइए। सोडा में सोडा और एसिड का मतलब क्या है, जल्दी से बताइए। जल्दी से टाइप करके बताइए जी। NaCO3, वेरी गुड। और एसिड का मतलब H2SO4, वेरी गुड। तो क्लास ए फायर में जो इस्तेमाल करते हैं एक्सटिंग्विशर उसका नाम है सोडा एसिड टाइप।
और सोडा एसिड का मतलब क्या हुआ, सोडा, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड यानी NaSCO3 प्लस H2SO4 रहता है। अब आते हैं क्लास बी फायर। क्लास बी का मतलब लिक्विड फायर। लिक्विड फायर के लिए सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर होगा फोम प्रकार का, फोम टाइप। ठीक है। तीसरा क्लास सी फायर। ठीक है, क्लास सी फायर का मतलब गैस वाला फायर। इसके लिए सुटेबल होगा ड्राई केमिकल पाउडर। क्लास डी फायर में अब आ जाते हैं। क्लास डी फायर मेटल फायर, इसके लिए स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर चाहिए। और क्लास ई फायर के लिए CO2 टाइप एंड BCF। CO2 टाइप, CO2 गैस टाइप, ठीक है, CO2 वाटर टाइप नहीं, और BCF। Halon 1211 BCF type is recommended also for fires involving electronic equipment. It is imported and may not be available easily these days. तो ये हो गया समरी, क्लास ए के लिए, क्लास बी के लिए, क्लास सी के लिए, क्लास बी के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि हेलॉन यानी BCF एक्सटिंग्विशर, कोई दूसरा नाम क्या है, हेलॉन। तो ये हेलॉन टाइप का जो एक्सटिंग्विशर होता है, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में भी इस्तेमाल, देखिए दो चीज है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, दो अलग अलग चीजें। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों अलग अलग ब्रांच भी होता है, लोग अलग अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब बहुत स्मॉल साइज में, मतलब आप इंजीनियरिंग लेके जा रहे हैं, मतलब चिप से रिलेटेड, चिप हो गया, चिपसेट हो गया, IC हो गया, टीवी, सारा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट्स आ गए। ठीक है, तो वो उसमें भी अगर आग लग जाता है तब भी आप हेलॉन 121 यानी BCF इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेन दिक्कत इसमें ये आता है ना, हेलॉन का यानी BCF का, कि इसको इम्पोर्ट कराना पड़ता है। इट इज इम्पोर्टेड, इसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, जो कि आसानी से आजकल उपलब्ध नहीं हो पाता है कि नहीं है। यही इसका डिमेरिट है हेलॉन का, कि इसको इम्पोर्ट कराना पड़ता है, जो कि इसका हो सकता है ना, उपलब्धता इतना, मतलब उपलब्धता इतना आसान नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कोई तो डाउट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा एक्सटिंग्विशर। अभी आते हैं फायर। फायर वाली चीज में तो हम लोग देखेंगे रेगुलेशंस के हिसाब से, ये सब पढ़ लेते हैं, एग्जाम में आता है। सिम्टम्स भी पढ़ लेंगे, ये भी एग्जाम में आता है। मैकल्स भी सॉल्व कर लेंगे, और फिर इसको छोड़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फायर्स इन माइंस। फायर्स इन माइंस, खदान में आग, यही बोलेंगे ना, खदान में आग। CTC किस में यूज होता है, CTC तो बोले ना, CTC लगभग आप बिजली वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी तरह के फायर के लिए पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत इसका तब है जब आप इसका भूमिगत खदान में इस्तेमाल करते हैं, या कोई ऐसा जगह पे इस्तेमाल करते हैं जो कन्फाइंड हो, जहाँ सीमित जगह है। ठीक है, तो उस जगह पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी सभी क्लास ऑफ फायर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसका दिक्कत यहाँ पे यही है कि ये जब भाप बन के उड़ता है तो ये जहरीला फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते ज्यादातर। तो इसको ऑब्सोलेट भी किया जा रहा है आजकल। फायर्स इन माइंस में आते हैं, तो फायर्स में बी एट सरफेस और इन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ माइन। जब आग जो है खदान में, अगर हम लोग बोलते हैं, तो खदान का भाग सरफेस में भी होता है, भूमिगत भाग में भी होता है। तो आग जो है सरफेस में भी लग सकता है और भूमिगत भाग में भी लग सकता है। सरफेस फायर इन कोल माइंस आर इन, अब सरफेस में कहाँ कहाँ लग सकता है, सोचिए, बहुत सारा जगह आप खुद सोच सकते हैं सरफेस में कहाँ कहाँ लग सकता है, किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, स्टॉक स्टोर यार्ड हो गया, इंजन हो गया, ट्रांसफार्मर का हाउस, इंजन का कोई रूम हो गया, ऑफिस, तो कोई दूसरा स्थल, ओबी डंप हो गया। ठीक है, कोई कोयला बेंच हो गया, मान के चलो कोयला का ओपन कास्ट कोयला है, ओपन कास्ट कोल बेंच है, वहां पे लग गया कोयला, स्टॉक में आग लग गया, बंकर में आग लग गया, CHP में आग लग गया। ये सब जो फायर्स हैं सरफेस वाले हैं। ये सब चीज जो है वो आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। इनमाइंस सॉफ्ट का ये नहीं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है।
समटाइम्स लेवल ये नहीं दही, ये पढ़ लीजिए, ये वाला थोड़ा सा भी, ये लास्ट वाला पढ़ लीजिए, ये थोड़ा सा समझाने वाला है, मैं भी एग्जाम कोशिश। द पॉसिबिलिटी of fire in overburden heaps near quarries is generally ignored। ठीक है। अब क्या होता है कि ओपन कास्ट बेंच में, ओपन कास्ट जो बेंच होता है इस तरह से, सपोज ये बेंच है, तो इस ओपन कास्ट बेंच के नजदीक में, ठीक है, ओवरबर्डनिंग कुछ इसमें क्या कर दिए कि ओबी का छोटा सा ढेर लग गया यहाँ पे, और इस ढेर में ही लग गया है आग, इस ढेर में ही लग गया आग। तो ये सब आग को छोटा ही रहता है डंप, पर इग्नोर कर देते हैं। बहुत जगह देखा है, लिखा हुआ भी है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ फायर इन ओवरबर्डन हीप नियर क्वारीज इज जनरली इग्नोर्ड, इग्नोर कर दिया जाता है। इंफीरियर कोलेंट सेल इज वेरी ऑफन थ्रोन इनटू ओवरबर्डन डंप्स। जो लो रैंक के कोयले होते हैं, ठीक है, लो रैंक के कोयले, ये जो सेल होता है उसको कई बार देखा गया है कि ओबी डंप में डाल दिया जाता है। In a large number of cases, the cell bands so dump have some bright coal attached to them। ऐसा कई केसेस में भी देखा गया है, जब सेल पत्थर को भी डंप के साथ डाला जाता है, तब जो है सेल बैंड में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोयले के कुछ ब्राइट बैंड्स भी हों। इन द ओवरबर्डन डंप these carbonaceous materials catch fire due to spontaneous heating। इसमें क्या होता है कि अब चूंकि सेल में कुछ वैसे बैंड हो सकते हैं जिसमें कोयला हो, अब उसको डंप करके रख दिए, तो ओबी डंप में अब रख दिए हैं कार्बोनेशियस मटेरियल, क्योंकि कोयला क्या है, कार्बोनेशियस मटेरियल है, कार्बन पदार्थ है। डंप करके रखा हुआ है, हवा बहुत ही कम मिल रहा है, कार्बन भी है, एक्सपोज सरफेस भी है, तो क्या हो जाता है कि आग लग जाता है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। Another reason for fire in overburden dump is the burning of coal over these dumps in the winter nights by quarry workers to get work। एक दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे ये भी है कि ठंडी के दिनों में, विंटर्स के टाइम में क्या होता है कि ओबी डंप के ऊपर जो वर्कर्स होते हैं, क्वारी वर्कर्स, ओपन कास्ट वर्कर जो हैं, विंटर नाइट्स में ओबी डंप के ऊपर कोयला जला देते हैं। ठीक है। अब कोयला जलाने से क्या होगा कि जो कोयला जलाने से जो ताप उत्पन्न हुआ वो धीरे धीरे नीचे फैलता जाता है, नीचे की तरफ फैलता जाता है, और अंदर में अगर कोई भी कर्म में पदार्थ हो सरफेस के नीचे, तो उसमें आग पकड़ ले सकता है। इफ द overburden dump touches the coal seam as it is not uncommon, the latter also catches fire। अगर ओवर डंप, ये ओवर डंप ये है कि आप धीरे धीरे, ठीक है, आग जो है नीचे नीचे फैलता गया, और ये किसी कोयला बेंच पे अगर टच कर गया तो कोयला बेंच में भी फायर लग सकता है। In mines where soft coke is manufactured by usual crude method, the process is carried on sometimes over a level surface of overburden dump। The heat result in ignition of rejects and carbonaceous material inside the overburden. The hot gases after the soft coke is prepared and allowed to remain at the site, and they also contribute towards the heating of carbonaceous material in the overburden dump। Sometimes hot boiler acid dumped on the overburden। तो बहुत सारा चीज है इसमें, ये भी कर सकते हैं। कभी कभार ये भी देखा गया है कि गर्म जो छाई होता है, बॉयलर का जो ऐश होता है, उसको भी ओवरबर्डन का डंप में डाल देते हैं। तो उससे भी कि डालने से क्या होगा, आग पकड़े, क्योंकि बॉयलर का ऐश गर्म होता है। गर्म गर्म ऐश अगर डालेंगे, क्योंकि हॉट बॉयलर ऐश बोला गया है ना, ठंडा वाला ऐश नहीं, हॉट बॉयलर ऐश अगर डाल देंगे ओवरबर्डन हीप में, ओवरबर्डन का ढेर में, तो क्या होगा, उससे भी तापमान जो है क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अगर नीचे कोई कोई कारण में पदार्थ कोयला है तो उसमें आग लग सकता है। Fire in overburden dump are noticeable at many quarries in Jharia, Raniganj, West Bokaro and other coal fields। इस तरह के ओवरबर्डन डंप में जो आग लगना कई बार कई खदानों में देखा जा चुका है, जैसे कि झरिया, रानीगंज, वेस्ट बोकारो, केरला झारखंड वाले जगह पे जो है, और दूसरे कोल फील्ड में भी। इफ सच डंप are on the cracked surface of the Gof area, the heat travels to the underground mines through the cracks, resulting in the ignition of coal left in the underground mine during digging। और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज है कि अगर कोई डंप में आग लगा हुआ है, और उस डंप में, अब मान के चलिए कोई डंप है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डंप है, अब कोई भूमिगत खदान यहाँ पे चल रहा हो सपोज,
ठीक है, अब ये ओवरबर्डन, और इसमें कहीं क्रैक वैक है। अब ये गलती से कि आग क्रैक के माध्यम से भूमिगत खदान के ऐसे भाग तक पहुंच गया जो कि गोफ वाला क्षेत्र है, जहां से कोयला निकाला जा चुका है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे डिप्लरिंग क्या वो जगह है और वहां पे गोफ है। गोफ का मतलब वहां एक्सपोज सरफेस एरिया हो सकता है, कोयला ही मिल सकता है। गलती से भी वहां पे अगर कोई कर्म में पदार्थ मिला और वहां आग लगा तो पूरा अंडरग्राउंड खदान में आग लग सकता है। इग्निशन ऑफ कोल लेफ्ट इन अंडरग्राउंड माइन ड्यूरिंग डिप्लरिंग, तो ये बोला गया। द रेमेडी ऑफ सच फायर इन ओवरबर्डन डंप इज ऑब्वियस। ठीक है, द रेमेडी टू प्रिवेंट सच फायर इन ओवरबर्डन डंप इज ऑब्वियस। इसीलिए जो ओवरबर्डन डंप में आग का जो रोकना है, आग को आग जलने से रोकना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। The DGMA circulars directed that overburden heap should be at least 15 meters away from the coal face of a quarry. Important यहाँ पे लाइन भी मिला। The DGMA circulars direct that overburden heaps should be at least 15 meter away from the coal face of a quarry. यानी कोयला बेंच के कम से कम 15 मीटर दूर ही आपको ओबी का हीप यानी ओबी का ढेर या ओबी का डंप आपको रखना है। ये डीजीएमएस के हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये देख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मान के चलिए ये मेरा सपोज दिस इज मेरा बेंच है, तो अब बोला गया है कि ओवरबर्डन हीप शुड बी एटलीस्ट 15 मीटर अवे फ्रॉम द कोल्ड फेस ऑफ अ क्वेरी। तो अगर मान के चलिए मेरा कोयला का बेंच है, तो इससे 15 मीटर की दूरी तक हमको कोई भी ओवरबर्डन डंप नहीं करना है। If all the coals of a bench right up to the sandstone floor is extracted, distance of 15 or more between overdump the coal bench is maintained, fire from an overburden will not spread to the coal bench. बोला गया है कि in all the if all the coal bench right up to the sandstone floor is extracted and a distance of 15 meter or more between overburden dumps and coal bench is maintained, fire from overburden will not spread to the coal bench। मतलब यही बोला गया है कि अगर सभी जो बेंचेस हैं कोयला के, ठीक है, उनको उनके फ्लोर तक एक्सट्रैक्ट किया जाए, सैंडस्टोन का फ्लोर तक एक्सट्रैक्ट किया जाए, एंड डिस्टेंस ऑफ 15 और मोर बिटवीन ओवरबर्डन, और जो भी डंप के बीच में जो गैप है वो 15 या 15 से ज्यादा रखा जाए, तो ओवरबर्डन में जो आग लगने की समस्या है ना कोयला बेंच पे, तो उसको आप रोक सकते हैं। मतलब क्या करना है कि कोयला जो है कोयला बेंच का उसके पूरा तली तक सैंडस्टोन तक जो फ्लोर जो होगा उसको निकालना है, और दो ओवरबर्डन डंप के बीच में दूरी या फिर कोयला बेंच और ओवरबर्डन डंप के बीच दूरी जो है 15 मीटर या उससे ज्यादा रखना है, जिससे आप रोक सकते हैं। Important नहीं है। If a quarry is abandoned, the coal bench and overburden dumps shall be separated by digging a trench 6 to 10 meter wide up to a non-carbonaceous and incombustible rock below the coal seam। बोला गया है कि अगर कोई ओपन कास्ट बेंच को बंद कर दिया गया है, जो कोयला बेंच और जो ओवरबर्डन डंप है, दोनों को अलग करने के लिए उन दोनों के बीच में एक 6 से 10 मीटर चौड़ा एक गड्ढा खोद लिया जाएगा किसी नॉन कार्बोनेशियस या और इनकम्बस्टिबल वाले पत्थर बिलो द कोल सीम। ये इसे बताया गया। ठीक है, मान के चलिए कोई ओपन कास्ट खदान बंद हो गया, ठीक है, और ये मान के चलिए कोल सीम है और ये मान के चलिए इधर ओबी डंप। बोला कि अगर खदान बंद हो गया तो ओबी डंप और ये कोल बेंच को सेपरेट करने के लिए आप क्या कीजिए, बीच में गड्ढा खोद दीजिए दोनों के। गड्ढा जो होगा ना चौड़ा बोला गया कितना, ठीक है, चौड़ा कितना होना चाहिए, 6 से 10 मीटर चौड़ा होना चाहिए अप टू नॉन कार्बोनेशियस मटेरियल। 6 मीटर चौड़ा कहाँ तक होना चाहिए, जहां तक जो है मतलब 6 से 10 मीटर चौड़ा होगा कितना दूर तक, जब तक कि हमको नॉन कार्बोनेशियस और इनकम्बस्टिबल रॉक ना मिले बिलो द कोर्स। बेटर अरेंजमेंट इज टू फ्लड द ट्रेंच विद वाटर। दूसरा विकल्प भी होता है, इस गड्ढे में पानी भर दीजिए, जो गड्ढा किया है इसमें पानी भर दीजिए,
इससे भी आप ये काम कर सकते हैं। hot blower assess whether hot materials dumped at the outcrop of the coal seam or on the quarry floor can also set the coal seam on the fire, which engulfs not only the quarry coal but also spread the underground part। जो गरम गरम छाई होता है बॉयलर का, उसको या कोई दूसरा गर्म पदार्थ को अगर कोयला सिम के ऊपर आप डंप करते हैं तो उससे भी आग लग सकता है। कोयला सिम में ना सिर्फ कोयला सिम में, बल्कि अगर भूमिगत भाग से किसी तरह कनेक्ट जुड़ा हुआ है तो उसमें भी आग पकड़ सकता है। फायर्स इन एडिशन माइन ऑफन स्प्रेड व्हेन अनअफेक्टेड माइन थ्रू द बैरियर बिटवीन द टू। फायर इन एडिशन माइन ऑफन स्प्रेड, ठीक है, टू एन अनअफेक्टेड माइन थ्रू द बैरियर बिटवीन द टू। कभी कभी क्या होता है, किसी एक खदान के आग के कारण किसी दूसरे खदान में आग फैल जाता है थ्रू द बैरियर। सच एग्जाम्पल आर कॉमन। ऐसा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं झरिया कोलफील्ड में है, नियर फुलारी टांड और अंगर पथरा, एनान खास झरिया, जोगता, ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिसके अगल बगल, जिसमें आग तो लगा लेकिन उसके कारण जो है बगल वाले खदान के कारण इसमें आग लगना स्टार्ट हो गया। 3 and 4 the fires of surface coals are mainly due to spontaneous heating result of some investigation। ये सब पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर पढ़ सकते हैं आप कि क्या क्या हम लोग उपाय लगाएं कि आग जो है हमारा ये स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो है वो रुक जाए। स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन कोल स्टॉक, यहाँ सिर्फ कोल स्टॉक के बारे में बोला गया कि कोयला का स्टॉक में अगर हमको स्पॉन्टेनियस हीटिंग रोकना है, इंपॉर्टेंट है, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि जो स्टॉकिंग ग्राउंड शुड बी हार्ड एंड फर्म, फ्री फ्रॉम ग्रोथ ऑफ एनी वेजिटेशन, अ कंक्रीट सरफेस इज आइडल। बोला गया है कि जब भी आप स्टॉक बना रहे हो, स्टॉक वो भी डंप या फिर कोयला डंप, ठीक है, जनरली कोयला की ही बात कर रहे हैं हम लोग, कोयला स्टॉक के बारे में बात किया जा रहा है ना, तो कोयला के ही बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी नहीं। तो बोला गया है कि कोयला स्टॉक करने के लिए जो जगह का, जो स्थल का चुनाव होगा ना, वो जो स्थल होना चाहिए वो काफी हार्ड होना चाहिए, काफी मजबूत होना चाहिए। और उस स्थल में कोई भी पेड़ पौधे, कोई भी घास फूस नहीं होना चाहिए। घास फूस रहेगा उसके ऊपर डंके तो क्या होगा, आग लग जाएगा, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ है। आइडियल सबसे बढ़िया क्या है कि कोई कंक्रीट सरफेसी के ऊपर आप कर दीजिए क्या, डंपिंग कोयले पर। मान के चलिए कोई स्लैब है बना के, पूरा सीमेंट का स्लैब के ऊपर आप डंपिंग कर रहे हैं तो आइडियल है। नहीं तो ग्राउंड देखिए काफी हार्ड होना चाहिए, काफी फर्म होना चाहिए, उसमें कोई भी घास फूस पेड़ पौधा नहीं होना चाहिए, तो बेस्ट रहता है। तो पहला प्रिवेंटिव मेजर ये हो गया कि जो आपका बेस जो होगा, जहाँ पे आपको डंप करना कोयला का स्टॉक, वो जो ग्राउंड होना चाहिए वो हार्ड एंड फर्म, फ्री फ्रॉम ग्रोथ ऑफ एनी वेजिटेशन होना चाहिए। दूसरा, कोल शुड बी स्क्रीन्ड एंड स्टैक should contain coal of one size only। Fires usually take place in coal heaps where the coals of different sizes is stacked together, मतलब ROM। दूसरा आप प्रिवेंटिव मेजर ये लग सकते हैं कि कोयला को स्टॉक करने से पहले क्या करें कि कोयला का स्क्रीनिंग कर लीजिए, और स्क्रीनिंग करने के बाद एक टाइप के साइज के कोयला को एक तरफ डंप करना है, दूसरे साइज के कोयला को दूसरी जगह डंप करना है। ऐसा नहीं करना है जैसे ROM में, रन ऑफ माइन कोल में क्या होता है, साइज फिक्स नहीं है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं छोटा कहीं बड़ा। इससे क्या होता है कि इसमें हवा घुसने का जो संभावना है ज्यादा बढ़ जाता है, और हवा अगर डंप में घुसेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, एक्सपोज सरफेस एरिया ऑलरेडी मौजूद है, स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा। तो जब भी आप स्टॉकिंग भी कर रहे हैं ना, तो स्टॉक करने से पहले स्क्रीनिंग करवा लीजिए। स्क्रीनिंग का मतलब छन्नी करवा लीजिए, स्क्रीनिंग का मतलब छन्नी करा लीजिए, ताकि एक साइज का कोयला का डंपिंग एक जगह हो और बाकी दूसरे साइज का जो डंपिंग होगा वो अलग अलग जगह हो। मतलब दो तरह के साइज के कोयला को एक जगह डंप करके नहीं रखना है, ठीक है। तीसरा, सेल पीसेस इन कॉन्टैक्ट विद द कोल आर नोन टू एक्सेलरेट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। सेल पीसेस जो होते हैं, सेल के पत्थर जो होते हैं, कभी भी कोयला वाले स्टॉक में नहीं डंप करना चाहिए, क्योंकि ये जो सेल होते हैं, ये सेल स्पॉन्टेनियस हीटिंग को और ज्यादा उत्तेजित कर देते हैं और ज्यादा बढ़ा देते हैं, है ना। तो कभी भी कोयला के डंप में शेल पत्थर को नहीं डंप करना है। उससे क्या होगा, डंप कीजिएगा तो उससे जो है स्पॉन्टेनियस हीटिंग की गति बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इन द कोल एट जामाबाद सिम रानीगंज कोलफील्ड दिस शुड बी पिक्ड आउट। ठीक है, जैसे कि आग लग गया था जामाबाद सिम में कोयला स्टॉक में, क्योंकि वहां पे
क्या किए थे लोग, ये शेल भी साथ में मिला के डंप कर रहे थे। तो क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि जो भी शेल के पीसेस है उसको हम लोग चुन के वहां से बाहर हटा दें। ये हो गया तीसरा प्रिवेंटिव मेजर। चौथा प्रिवेंटिव मेजर है, द कोल स्टॉक शुड नॉट एक्सीड 200 टन्स and its height should not be more than a critical height. The critical height varies for different coals and is generally between 1.5 to 3 meter. It can be ascertained only after the experience or after knowledge of coal seam in adjacent mine. बोला गया है क्रिटिकल हाइट द कोल स्टॉक शुड नॉट एक्सीड 200 टन, मतलब जो भी स्टॉक है कोयला का वो 200 टन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और हाइट जो है उसके डंप के क्रिटिकल हाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल हाइट जो है मेन कोयला के हिसाब से वैरी करता है, अलग अलग कोयला का क्रिटिकल हाइट अलग होगा। मेनली क्या क्रिटिकल हाइट का मतलब, जैसे कि ये हो गया, ये वाला हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज से भी ये प्रभावित होता ही हुआ। ये क्रिटिकल हाइट हो गया, तो 1.5 से 3 मीटर जनरली ये होता है, ये याद कर सकते हैं। और इसका जो अंदाजा लगाया जा सकता है सिर्फ अनुभव और कोयला सिम जो अलग दूसरे खदानों के कोयला सिम से उनकी जानकारी से और अनुभव के आधार पे ही इस तरह के जो क्रिटिकल हाइट का बोल सकते हैं कि आकलन कर सकते हैं हम लोग। द कोल स्टॉक शुड बी क्लियर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट रिमूव so that only fresh coal is available in stock. इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, the coal stock should be cleared on the basis of first come and first moved so that only fresh coal is available in the stock. हमको बताया था क्या, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वह समय अंतराल जब कोयला को एक्सपोज सरफेस एरिया मिलता है, जब उसको अपर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, यानी फेवरेबल कंडीशन मिलता है, और जब उस कोयले में स्पॉन्टेनियस हीटिंग के पहले लक्षण मिलते हैं, तो इन दोनों चीजों के बीच के समय अंतराल को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जब भी इंक्यूबेशन पीरियड मतलब टाइम है, टाइम का मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले तापमान कम था, फिर धीरे धीरे उस कोयले का तापमान बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर अल्टीमेटली उसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा। तो अगर कोई कोयला को बहुत पहले से हम स्टॉक करके रखे हैं, उसको नहीं हटा रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ रहा होगा बढ़ रहा होगा बढ़ रहा होगा। अगर उसके तापमान बढ़ने से पहले उस कोयला को हटा ले और नया जो कोयला भी मेरा बेंच से आया उसको डाल दे, तो फिर क्या होगा, इससे जो मेरा कोयला जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांस है उसको कम कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए बोला गया है कि फर्स्ट कम एंड फर्स्ट रिमूव का प्रिंसिपल इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपको कोयला स्टॉक साफ करना है, साफ का मतलब अगर कोयला स्टॉक में से आता है ना माल लेने के लिए गाड़ी, है कि नहीं है, आता है कोयला लेने के लिए जो भी गाड़ी है, तो कौन सा कोयला पहले देना है, तो कोयला वो वाला कोयला पहले देना है जो सबसे पहले हमको माइन से मिला था, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि माइन से जस्ट अभी अभी आ रहा है लेकिन मेरे पास पहले से स्टॉक है दुनिया भर का, उसको छोड़ के जो भी जस्ट खदान से आया उसको दे दिया, ऐसा नहीं। जो आपका पहला स्टॉक है वही आपको पहले रिटर्न देना है, मतलब जो उसको ही सबसे पहले हटाना है, क्लियर करना है, ठीक है। The coal stock should be compacted by dozers from time to time as it builds up. This retards the process of oxidation. ठीक है, जो कोल स्टॉक है समय समय पे क्या किया जाना चाहिए, टाइम टू टाइम उसको कंपैक्ट करना चाहिए डोजर से। डोजर से क्या, उसको समतल करना चाहिए, जैसे कि इस तरह का स्टॉक था तो डोजर लगा के उसको पहले इस तरह से कर लिए, फिर जाके उसको फिर इस तरह से ही बना दिए। तो ये सब समय समय पे करते रहना चाहिए, जिससे क्या है ऑक्सीडेशन जो है वो कम हो जाए। ऑक्सीडेशन से ही तो हो रहा है ना स्पॉन्टेनियस हीटिंग, है कि नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, किया जा सकता है। और भी है, if possible the coal should be stocked over a network of crisscross perforated iron pipes through which water can be circulated. The slightest detection of spontaneity. बोला गया है कि अगर ये पॉसिबल होता है तो कोयला को इस तरह से स्टॉक करेंगे ओवर अ नेटवर्क ऑफ क्रिस क्रॉस परफोरेटेड आयरन पाइप्स थ्रू विच waters can be circulated at slightest detection of heating. मतलब क्या है कि पाइप के ऊपर आप कोयला जो है वो डंप कर दिया, पाइप जो है उसमें क्या हो, इस तरह से क्रिस क्रॉस हो, और इसमें क्या जाता हो, पानी वानी जाता हो, ड्रॉप ड्रॉप इसके ऊपर आप कोयला डंप कर दीजिए, तो इससे भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग को आप
वे कम कर सकते हैं। इन कोल्ड स्टॉक आयरन पाइप्स 50 mm dia pointed and closed at lower end should be fixed at intervals. ठीक है। A thermometer can be inserted in the pipe to note the temperature of cold stock. If the pipes contain a temperature too hot by touch by hand, nearly 60 centigrade, is an indication of a surrounded spontaneity and steps should be taken to tackle it without delay. बोला गया है कि कोल्ड स्टॉक में ना 50 mm डायमीटर के, सपोज यहाँ पे मेरा स्टॉक है, ये मेरा स्टॉक, तो बोला गया है कि यहाँ 50 mm डायमीटर के पाइप छोटे छोटे गाड़ दीजिए आप, 50 mm डायमीटर, ठीक है। या पॉइंटेड एंड क्लोज एट लोअर एंड, मतलब इस तरह से होना चाहिए, पॉइंटेड एंड क्लोज्ड एट लोअर एंड, इस तरह से, ठीक है। एक फिक्स्ड इनपुट एंड थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन द पाइप, और इसमें थर्मोमीटर लगा दीजिए, थर्मोमीटर लगा दीजिए इस पाइप में, ठीक है, थोड़ा थर्मोमीटर लगा दीजिए। थर्मोमीटर कैन बी इंसर्टेड इन द पाइप टू नोट द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्टॉक, ठीक है। कोल्ड स्टॉक का टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए इसके अंदर क्या डाल दीजिए, थर्मोमीटर डाल दीजिए। If the pipes attain a temperature too hot by touch by hand, nearly 60 degrees centigrade, it is an indication of a spontaneity and steps should be taken to tackle it without delay. अगर हाथ से टच करने पे आपको बहुत ही ज्यादा गर्म लगता है, इसका मतलब है कि वहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग काफी ज्यादा हो गया है, तो तुरंत आपको बिना कोई देरी के आपको कुछ प्रभावी कदम लेना चाहिए जिससे इस आग को, स्पॉन्टेनियस हीटिंग को बढ़ने से रोक सके। वाटर इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडियम फॉर सरफेस फायर। अगर सरफेस में आग लगा हुआ है तो आग बुझाने का सबसे आसान या सबसे बढ़िया जो आप बोल सकते हैं मीडियम है, साधन है, वो है पानी। वाटर पाइप्स ऑफ 100 mm bore should be laid near the coal stock and the branch pipes to accommodate 50 mm canvas hose pipes should be provided on the water base। तो एक तरह से पानी का फुहारा से भी आप जो है इसको आप कर सकते हैं, अच्छे से स्पॉन्टेनियस हीटिंग बचा सकते हैं। टू कट डाउन ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, the surface of the coal stock may be coated with mud mixed with cow dung or coal tar. A coating of asphalt or mobile emulsion is also useful. अब मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए कोयला का यहाँ पे डंप है। अब बोला गया है कि कोयला का डंप है, आग लगने के लिए, स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए दो चीज चाहिए, या तो आप एक्सपोज एरिया ही नहीं दीजिए या फिर आप ऑक्सीजन ही बंद कर दीजिए। एक और तरीका बोला गया है कि स्टॉक इस तरह से पड़ा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोज एरिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देंगे। कैसे बंद कीजिएगा, मिट्टी और जो गोबर होता है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है काउ डंग मिक्स्ड विथ मड, मिट्टी के साथ गोबर जो है उसका लेप बना लीजिए और इसके ऊपर एक पतला सा परत वगैरह आप छीट दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे एक लेयर, एक परत आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है अंदर जाएगा नहीं, ऑक्सीजन अंदर जाएगा नहीं तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा कहाँ से, ठीक है। एस्फाल्ट और मोबाइल इमल्शन का भी आप लेप लगा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल देखेंगे डीलिंग विथ फायर्स इन, सभी तो हम लोग देखे थे सरफेस स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ये फायर है, आग लगी है तो कैसे डील करेंगे, और वो था कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब यानी आग लग गया तब क्या करना है, ये सब चीज हम लोग कल जानेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।